गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती टीम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी क्लास के बारे में कि साइकोलॉजी क्लास क्या होता है और साइकोलॉजी क्लास लेने से हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या फायदे होने वाले हैं। अगर आप भी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं तो कंपनी में आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया जाता होगा और साइकोलॉजी क्लास के पूरी जानकारी को आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको साइकोलॉजी क्लास की सभी जानकारियां समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं और साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो साइकोलॉजी साइकोलॉजी पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका परिभाषा भी जान लेते हैं। किसी व्यक्ति का चेहरे को देखकर उसके मन में चल रहे विचारों को जान लेना साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति का चेहरे को देखकर उसके मन में चल रहे विचारों को जान लेना। यानी कि जो भी व्यक्ति आपके सामने खड़ा है या बैठा है, चाहे वो आपका गेस्ट ही नया क्यों ना आया हो, उसे ही मान लीजिए, वो ही अगर आपके सामने है तो उसके चेहरे को आप देख रहे हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है। तो आपको लगता होगा कि वो बंदा सोच रहा है कि काम क्या है, ऐसा-वैसा, तो आप उसके बारे में बता देते होंगे। तो यही है हमारा साइकोलॉजी। उसके चेहरे को देखे और उसके मन में चल रहे विचारों को हम बता दिए, तो वही हमारा हो गया साइकोलॉजी। जैसे कि टीचर भी समझ जाता है बच्चे को देखकर कि बच्चा आज होमवर्क बना के नहीं आए हैं, तो उसके हाव-भाव को देखकर, चेहरे को देखकर ये समझ जाते हैं। उसी प्रकार डॉक्टर भी होते हैं, टीटीई भी होते हैं। टीटी कहने का मतलब है कि जब भी आप रेलवे स्टेशन में जाते होंगे, अगर आपके पास टिकट नहीं होता होगा, तो उस समय आप घबराए रहते होंगे, तो ऐसे में टीटी आपको देखकर समझ जाता है और आप ही को पकड़ता है क्योंकि आपके पास टिकट नहीं है। तो ऐसे में हर मतलब हर व्यक्ति आज के दौर में साइकोलॉजी का इस्तेमाल करता है और साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि साइकोलॉजी का इस्तेमाल करने से आप उसके बारे में पूरी जानकारियाँ हासिल भी कर सकते हैं। तो यही होता है साइकोलॉजी कि किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके मन में चल रहे विचारों को जान लेना साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा साइको, दूसरा है लॉजी और साइको और लॉजी को मिलाकर बनता है हमारा मनोविज्ञान। अच्छे तरीके से समझ गए कि साइकोलॉजी क्या होता है और साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना बना है साइको प्लस लॉजी। साइको मतलब मन और लॉजी मतलब विज्ञान। साइको का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर साइको का मतलब होता है मन और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान। और मन मन विज्ञान का मतलब हो गया यहाँ पे मनोविज्ञान। और यहाँ बात करते हैं अगला पॉइंट की। तो साइकोलॉजी क्लास में 4 टॉपिक पर बात किया जाता है। पहला है मौका, दूसरा है सोच, तीसरा है विश्वास, चौथा है रेशियो। साइकोलॉजी क्लास में कितने टॉपिक पर बात किया जाता है? 4 टॉपिक पर। मौका, सोच, विश्वास, रेशियो। क्या होता है मौका, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मौका मौका का परिभाषा भी यहाँ पे है कि किसी व्यक्ति का जीवन में आया हुआ वह सुनहरा पल जिसे पहचान कर वह अपनी आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दे, उसे मौका कहते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति, चाहे वो आप ही ग्लेज़ या फिर कोई भी कंपनी में गए हो काम करने के लिए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हो, तो वहाँ पर अगर आप काम करने के लिए आए हैं, तो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, बताया जाता होगा कि यहाँ पर काम कर लो, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका आपका सपना पूरा होगा, आप अपने घर वाले के सपने पूरे कर कर लेंगे। तो ऐसा आपको एक मौका मिलता है, तो मौका को पहचानेंगे तो आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, अमीर व्यक्ति बनेंगे, आप अपने सपने को पूरा कर पा लेंगे, अपने घर वाले के सपने को पूरा कर पा लेंगे। अब मान के चलिए महेंद्र सिंह धोनी अगर रेलवे स्टेशन में टीटी की नौकरी नहीं छोड़ता तो आज इंडिया का नंबर 1 क्रिकेटर नहीं बनता। आज महेंद्र सिंह धोनी को इतने लोग जानते हैं, लेकिन जब वो टीटी था तब तक उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन क्रिकेटर बना तो उसको बहुत सारे लोग जानते हैं। विराट कोहली, ऐसे बहुत सारे महान-महान लोग हैं जो अपने आर्थिक स्थिति को, यानी कि वे कैसे थे, नहीं थे, उसको छोड़कर, पीछे छोड़कर, उनको अनदेखा कर कर आगे बढ़े और अपने कर्म में लगे रहे और एक सुनहरे अवसर की तलाश में निकल पड़े और मान के चलिए अगर वहाँ पर आप गए हैं, आप उसे पहचान लेंगे कि हाँ, हम इस काम को करके आगे अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। तो ये था आपका मौका। ये इस मौके को अगर पहचान कर आप काम करने लगेंगे, तो आपका जीवन में बहुत अच्छा खुशहाल आएगा। तो यही है मौका कि किसी व्यक्ति के जीवन में आया हुआ वह सुनहरा पल जिसे पहचान कर व्यक्ति अपना आर्थिक स्थिति को बदल कर रख दे, उसे मौका कहते हैं। वो आप भी हो सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जिस भी आप कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, उस मौके को पहचानिए और काम करने में मन लगाइए। दूसरी बात करते हैं सोच की। सोच क्या होता है ये भी जान लेते हैं। सोच का परिभाषा भी है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में विचारधारा उत्पन्न होता है, उसे सोच कहते हैं। सच लिखा लेकिन सोच है यहाँ पे, सोच कहते हैं। जैसे बड़ा बंगला, महँगी गाड़ी, ताजमहल। यानी कि ताजमहल की बात करते हैं, तो ताजमहल जब तक किसी के दिमाग में नहीं चला होगा कि हम ऐसा ताजमहल बनाते, तब तक
आपसे भी कोई सवाल करता होगा जब भी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाते हो काम करने के लिए तब कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? तो ताजमहल सबसे पहले आप बोलेंगे कि आगरा में बना, लेकिन आगरा में नहीं बना, सबसे पहले शाहजहाँ के सोच में बना, तब जाके आगरा में तब्दील किया गया, बनाया गया। तो सोच में सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहले आपको सोचना होगा कि हाँ, हमारे पास भी ऐसी गाड़ियाँ होंगी, ऐसे नौकर होंगे या फिर ऐसा बंगला होगा। तो ये कहाँ उत्पन्न होता है? सोच में होता है। और सोच का परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में विचारधारा उत्पन्न होता है, उसे सोच कहते हैं। जैसे कि किसी बुलेट या कोई भी, अगर आपका फ़ेवरेट बाइक हो, फ़ेवरेट फ़ोन हो, फ़ेवरेट घर हो, बंगला हो, तो उसे देखकर लगता होगा कि काश ये मेरे पास भी होता, तो वही होता है सोच। तो सोच में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप जितना सोचेंगे उतना आपको मिलेगा, उतना नहीं लेकिन आधा ज़रूर मिलेगा, लेकिन सोचिए। और तीसरा पॉइंट है हमारा विश्वास। विश्वास की बात करें तो विश्वास का परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है, उसे विश्वास कहते हैं। विश्वास का परिभाषा यही है, जैसे कि माँ-बाप, शिक्षक, यानी कि माँ-बाप के प्रति हमारा इतना विश्वास है, भरोसा है कि हम उसे माँ-बाप ही बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति आया और बोल देता है हमें कि ये तुम्हारे माँ-बाप नहीं है, तुम्हारे माता-पिता नहीं है, तो क्या है, हमारे प्रति विश्रद्धा भाव है। मन में इतना भरोसा है, 100% से ज़्यादा भरोसा है कि ये हमारे माँ-बाप ही है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए जाता जाता है, तो उसको विश्वास नहीं होता कि ट्रेनिंग लेने से भी पैसे आते हैं और मीटिंग लेने से भी पैसे आते हैं। कंपनी में अगर काम नहीं होता है, तो पैसे कहाँ से आते हैं? तो ये विश्वास नहीं होता है, पैसा कहाँ से आता है, नहीं आता है, इसके बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ़ विश्वास करना है कंपनी के ऊपर, अपने एप्लायंस के ऊपर, और आगे काम को बढ़ाना है और अपने एप्लायंस के साथ काम करके अपना भी प्रमोशन लेना है, अपने एप्लायंस का भी प्रमोशन दिलवाना है। तो विश्वास में सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि आप अपना प्रमोशन लेंगे, आप अपने घरवाले के सपने को पूरा कर पाएँगे, क्योंकि विश्वास करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं भी आप गए हैं काम करने के लिए, चाहे वो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, तो सबसे पहले कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी क्या है, नहीं है, उसके बारे में जानकारी अच्छे तरीके से ले लें, तब तक लें जब तक आपको विश्वास नहीं हो जाता है। और तब तक किसी को अप्रोच ना करें, इनवाइट ना करें तब तक, जब तक आपको विश्वास ना हो, और तब जाके आप आगे बढ़ पाएँगे, क्योंकि जब तक आपके मन में दुविधा रहेगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो विश्वास करना होगा और विश्वास करके अपने अप्लायंस का साथ देना होगा। रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। रेशियो का परिभाषा है किसी वस्तु का अनुमान लगाकर अनुपात में बदल देना रेशियो कहलाता है। मान के चलिए कि आपके सामने एक बोरा है, बोरा में चावल रखा है, लेकिन उससे कुछ चावल निकाला गया है, लेकिन फिर भी आप अनुमान लगा लेते हैं कि उसमें इतना किलो चावल है, तो इसी को बोलते हैं रेशियो। उसी प्रकार से अगर बात करें डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा निकाला गया लोगों का रेशियो, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, वो लोगों का रेशियो निकाले हैं अनुमान के तौर पर कि 1920 ईस्वी में जो व्यक्ति ₹1 कमाता था, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीता था, अपने घरवाले के खर्च को पूरा कर पाता था। और वहीं 20-20 साल का रेशियो है, 20-20 साल का अंतराल है। और 1940 की बात करें तो 1920 से कितना, 1940, 1940 की बात करें तो 1940 में जो व्यक्ति ₹10 कमाता था, उसके जीवन में खुशहाली थी और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहा था, अपने घरवाले को अच्छे से चला रहा था। 1960 की बात करें तो जो व्यक्ति ₹100 कमाता था, वो अपना अच्छा खासा जीवन जी रहा था। 1980 की बात करें तो 1980 में जो व्यक्ति ₹1000 कमाता था, वो अपने जीवन अच्छे से जी रहा था, अपने घरवाले के खर्चे को पूरा करता था, अपने खर्चे को पूरा करता था। वहीं 2000 की बात करें तो 2000 ईस्वी में जो व्यक्ति ₹1000 कमाता था, वो अपने खर्च को, अपने घरवाले के खर्च को, अपने बेटे की पढ़ाई, जितने भी भाई-बहन के खर्चे होते हैं, वो सभी खर्चे निकाल लेता था 2000 ईस्वी में जो व्यक्ति ₹1000 कमाता था। लेकिन अभी 2024 चल रहा है और इस ईस्वी क्या है हमारा, 20 साल का अंतराल लेते हैं तो यहाँ पर आता है 2020। तो 2020 में जो व्यक्ति ₹1,00,000 कमाएगा, वही अपने सपने को पूरा कर पाएगा, अपने घरवाले के सपने को पूरा कर पाएगा, अपने खर्चे उठा पाएगा, घर के खर्चे उठा पाएगा। तो आपको रेशियो के अनुसार अगर चलना है, तो आपको जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं, अगर वहाँ आप दिल लगाकर 1 साल, 1.5 साल मेहनत कर देते हैं, तो आप अपने सपने को छोड़िए, अपने घरवाले के सभी के सपने को पूरा कर पाएँगे, बशर्ते आपको इस रेशियो के अनुसार काम करना होगा। और रेशियो के काम करने का मतलब है आप वहीं पर काम करें जहाँ आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं। तो आपको अभी के दौर में, अभी के ज़माने में कितना कमाने का ज़रूरत है? ₹1,00,000। ₹1,00,000 नहीं नहीं भी कमा पाएँगे तो 50,000 तो मैक्सिमम आपको कमाना चाहिए, अपने खर्च को पूरा करने के लिए, घर वाले खर्च को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो ये था हमारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का ख़ासियत, जो कि इस रेशियो से पता चलता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से क्या कर सकते हैं काम करके। और जब ग्लेज़ का शुरुआत हुआ था,
ग्लेज की ही बात कर लेते हैं। जब ग्लेज का शुरुआत हुआ था 10 अगस्त 2003 ईस्वी को, तो उस समय उसे है यहाँ पे, लेकिन उस समय हमारे डायरेक्टर साहब ने कंपनी का काम दिखाने के लिए 10 लोगों का रेशियो निकाला। ग्लेज का यहाँ उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं। ग्लेज भी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहाँ पर लाखों लोग अभी काम में अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अभी तक आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो ग्लेज का ही उदाहरण लेते हैं कि ग्लेज जब 10 अगस्त 2003 ईस्वी का शुरुआत हुआ था, तो उस समय हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर चेतन हांडा सर ने कंपनी के काम को दिखाने के लिए 10 लोगों को बुलाया। और 10 लोगों में से बात करें तो 10 लोगों में से एक था खामोखा। और खामोखा क्या होता है? 3 था डायरेक्ट सेलर मतलब कि 6 था डायरेक्ट ज्वाइनिंग, 3 था सलाहकार। ये खामोखा, सलाहकार और डायरेक्ट ज्वाइनिंग, 1 निकल गया खामोखा, 3 निकल गए सलाहकार, 6 निकल गए डायरेक्ट ज्वाइनिंग और 1 3 4 कितना हुआ? 1 और 3 4 और 4 और 6 10। तो ये था 10 लोग और 10 लोगों में से 1 आदमी निकल गया खामोखा, 3 आदमी निकल गया सलाहकार, 6 आदमी निकल गया डायरेक्ट ज्वाइनिंग। और खामोखा, सलाहकार, डायरेक्ट ज्वाइनिंग क्या होता है अभी हम जानेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। बात करते हैं खामोखा के बारे में कि खामोखा क्या होता है। जब डायरेक्टर साहब ने 10 लोगों को बुलाया तो एक आदमी खामोखा। खामोखा कैसे बोलते हैं? खामोखा खामोखा किसे बोलते हैं ये भी जान लेते हैं कि बड़े से बड़े तथा अच्छे से अच्छे कामों में जो व्यक्ति अपने जो इंसान, व्यक्ति भी बोल सकते हैं, इंसान भी बोल सकते हैं, जो इंसान छोटी-छोटी गलतियाँ निकालता है उसे खामोखा कहते हैं। जैसे कि रसगुल्ला छोटा है, सब्जी में नमक कम है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं खामोखा। यानी कि खाने के बाद, पीने के बाद ऐसा बोलना लोगों की गलती होती है लेकिन लोग बोल देते हैं, तो इन्हीं लोगों को बोला जाता है खामोखा। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर चेतन हांडा सर जब ग्लेज़ का शुरुआत किए थे तो उस समय ग्लेज़ के बारे में बताए होंगे कि हमारे कंपनी में काम करेंगे तो आपको नॉमिनी फैसिलिटी मिलेगी। आप अगर आपको कुछ हो भी जाता है तो आपके बाल बच्चे के पास पैसा जाता रहेगा। तो ऐसे में आपका लेवल भी जितना रहेगा उतना आपका बच्चे का भी लेवल रहेगा। तो ये सभी फैसिलिटी बताया जाता होगा और काम करने का जो घंटा है वो जो लिमिट है वो उसको भी बताया जाता होगा कि इस कंपनी में काम करने से आपको क्या फ़ायदा है। और इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जब खामोखा बोलता है कि हम आपके कंपनी में जाएँगे और उसको देखेंगे तब आपको बताएँगे कि ये हम काम करेंगे या नहीं। तो जब खामोखा उस कंपनी में जाता है तो कंपनी में जाने के बाद जब रूम देखता है तो रूम बोलता है कि रूम तो छोटा है, हम इसमें नहीं रह सकते हैं। इसमें पंखा नहीं है, खाने के लिए अच्छे से सुविधा नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। तो ऐसे में रूम से रिलेटेड उसको बहुत ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन कोई व्यक्ति चाहे तो कहीं भी काम करके अपना ज़िंदगी में सुनहरा पल ला सकता है, सुनहरा अवसर ला सकता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति छोटे से छोटे तथा अच्छे से अच्छे कामों में, बड़े से बड़े कामों में जो व्यक्ति से कमियाँ निकालता है, उसी को बोलते हैं खामोखा। तो खामोखा जो व्यक्ति किसी कंपनी की बुराई करे या उसके बारे में गलत-सलत बोल दे, तो उस आदमी को उस कंपनी में रखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ऐसे में हमारे डायरेक्टर साहब ने इस व्यक्ति को कंपनी से निकाल दिया और कंपनी से निकालने के बाद हमारे पास कितने व्यक्ति बचे? हमारे पास 9 व्यक्ति बने। 9 व्यक्ति बचे। 9 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति की बात करें सलाहकार के बारे में, तो सलाहकार का भी परिभाषा देख लेते हैं यहाँ पे। जो इंसान अपने ऊपर निर्भर ना रहकर किसी दूसरे इंसान के ऊपर निर्भर रहता है, उसे सलाहकार कहते हैं। सलाहकार कहने का मतलब है कि मान के चलिए एक राम होता है, एक गाँव के लड़के भी होते हैं कि गाँव वाले जो भी लड़के किसी की संगत में रहते हैं, गाँव वाले बोलेंगे वहाँ जाना है तो जाना है, नहीं बोलेंगे तो नहीं जाना है। ग्लेज़ के लड़के भी जाएँगे जब ग्लेज़ में काम करने के लिए तो वहाँ पर पूछते हैं किसी से। ग्लेज़ में जाने के बाद लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि ये ग्लेज़ कंपनी जो है वो सही है, गलत है? तो ऐसे में इसी इंसान को बोलते हैं सलाहकार। और जैसे कि राम की बात करें तो राम अपनी पत्नी के ऊपर निर्भर रहता है और पत्नी के ऊपर निर्भर रहने के बावजूद वो जाता है काम देखने के राम जाता है काम देखने के लिए, श्याम भी जाता है और मोहन भी जाता है। राम, श्याम, मोहन ये तीनों का उदाहरण लेते हैं। राम जो रहता है वो पत्नी के ऊपर निर्भर रहता है, श्याम जो रहता है पिता के ऊपर निर्भर रहता है, मोहन जो रहता है दोस्त के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये तीनों लोग काम करने के लिए जाते हैं, काम करने के लिए मतलब काम देखने के लिए जाते हैं वहाँ पे। तो काम देखने के बाद ये बोलते हैं काम तो सब बढ़िया है, ठीक-ठाक है, लेकिन हमें घर जाना होगा, घर जाके पैसे भी लाना होगा क्योंकि ग्लेज़ में काम करने के लिए या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने होते हैं आपके अ, खाने-पीने के लिए और आपके आईडी के लिए। तो ऐसे में सलाहकार लोग जो होते हैं राम, श्याम, मोहन ये लोग बोलते हैं कि हम लोग घर जाएँगे और घर जाके पैसे लाएँगे तब काम करेंगे, काम में लगेंगे। तो राम जो होता है घर जाता है, घर जाने के बाद पत्नी जो बोलती है मेरा भाई जो वहाँ पे गया है और काम को छोड़ के आ चुका है। तो ऐसे में
राम जो है बिना देखे, बिना काम किए, बिना सोचे वो पत्नी के बहकावे में आ जाता है, पत्नी के प्यार में, लुभावे में आ जाता है और राम जो होता है काम करने के लिए नहीं जा पाता है। उसी प्रकार से श्याम की बात करें तो श्याम पिता पर निर्भर रहता है और पिता को बोलता है, पिताजी कि मैं एक काम देख आया हूँ, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मुझे दीजिए। कि 10,000 देने से हमें 15,000 20,000 महीना मिलेगा और हमारा नॉमिनी फैसिलिटी भी मिलता है वहाँ पे। तो ऐसे-ऐसे पिताजी को बता रहा था, लेकिन पिताजी बोल देता है उसको फटकार के कि मेरे बाल ऐसे नहीं पके हैं, दुनिया भर भटका हूँ तब जाके यहाँ पे अटका हूँ, यानी कि घर में रहा है। तो श्याम के पिता भी श्याम को पैसा देने से मना कर देते हैं और श्याम भी नहीं जा पाता है। और मोहन की बात करें तो मोहन अपने दोस्त के ऊपर निर्भर रहता है। मोहन का दोस्त जो रहता है लफंगा रहता है, इधर-उधर लड़केबाजी करने में लगा रहता है। तो ऐसे में ग्लेज़ में या कोई भी डायरेक्शन कंपनी में अगर आप दोस्त के माध्यम से जाएँगे या दोस्त के भरोसे रहेंगे कि दोस्त हमारा बोलेगा तब जाएँगे, तो ऐसे में आप काम करने में कभी भी सक्षम नहीं हो पाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो ये 3 लोग जो हैं काम करने के लिए नहीं जा पाए। तो अभी आपको बता दें क्या राम का पत्नी जो थी वो ग्लेज़ के बारे में जानती थी? ग्लेज़ का क्या डायरेक्टर थी? नहीं थी। श्याम के पिताजी क्या डायरेक्टर थे? नहीं थे। ग्लेज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ना पत्नी के पास था, ना पिता के पास था, ना दोस्त के पास था। तो कोई भी जानकारी नहीं होने के कारण वो काम को गलत-सलत बोलेंगे ही। तो ऐसे इंसान जो इंसान दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं सलाहकार। तो 3 व्यक्ति भी कंपनी में काम नहीं कर पाए और काम को नहीं कर पाने की वजह से ये लोग भी निकल गए। तो 1 निकल गए, 3 निकल गए, टोटल आदमी 4 निकल गए। अभी बात करते हैं 6 डायरेक्ट जॉइनिंग की। तो डायरेक्ट जॉइनिंग किसे कहते हैं? जो इंसान अपने ऊपर निर्भर रहता है और अपना काम खुद करता है, उसे डायरेक्ट जॉइनिंग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने ऊपर निर्भर रहते हैं कि कोई भी काम करेंगे, खुद करेंगे, हम किसी के बहकावे में नहीं आएँगे। जो करना है हमें खुद ही करना है। कि कोई कहेगा तो हम करेंगे और कोई कहेगा तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे जो इंसान अपने ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना काम खुद करते हैं, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं डायरेक्ट जॉइनिंग। जैसे कि मैं, आप, हमारे सीनियर, जैसे कि मैं अभी काम कर रहा हूँ ग्लेज़ ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में और हमारे सीनियर भी काम कर रहे हैं। अगर आप भी आए हैं काम करने के लिए, तो आप भी डायरेक्ट जॉइनिंग कराएँ और उन 6 व्यक्तियों में से आप भी एक हैं और हमारे में से भी एक हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्ट जॉइनिंग। जो डायरेक्ट जॉइनिंग होते हैं वो खुद पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि आप भी अगर ग्लेज़ में आए हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि ग्लेज़ क्या है, नहीं है। तो ऐसे में आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर डायरेक्ट सेलिंग हो, चाहे वो सैपसप हो, ग्लेज़ हो, मोदी केयर हो, वेस्टीज हो, ऐसे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ हैं। उसके बारे में पहले जानकारी लीजिए कि क्या है, नहीं है, प्रोडक्ट क्या है, किस प्रकार से कंपनी में पैसा मिलता है। तो इन सभी के बारे में जानकारियाँ ले लें, तभी आप आगे काम शुरू करें। और यही था हमारा डायरेक्ट जॉइनिंग और आप भी एक डायरेक्ट जॉइनिंग में से एक हैं, डायरेक्ट जॉइनर हैं। और आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर एक काल्पनिक रस्सी के समान होता है जो हमारे सोच को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। जैसे कि माँ अपने बेटे से कहती है, जहाज में बड़े लोग बैठते हैं। जैसे कि पैरामीटर जो होता है एक काल्पनिक रस्सी की तरह होता है। काल्पनिक रस्सी कहने का मतलब है पैरामीटर को कोई भी नहीं देख सकता, वो हमारे अंदर रहता है, हमारे सोच में रहता है। वो सोच को जोड़ता भी है, तोड़ता भी है। कैसे जोड़ता है? कि एक माँ होती है जो कि मेरा देख के जा रहे होते हैं अपने घर के लिए, माँ और एक बच्चा, छोटा बच्चा। तो बच्चा जो होता है वो ऊपर में उड़ रहे जहाज को देखकर बोलता है कि माँ मैं भी इस जहाज में बैठूँगा। तो माँ जो होती है उस बच्चे को मारती है एक थप्पड़ और बोलती है इसमें बड़े-बड़े लोग बैठते हैं। तो ऐसा करना माँ के लिए बहुत ही गलत था, क्योंकि माँ अगर बोलती कि हाँ बेटा तुम भी बैठ सकते हो, तुम जब कमाओगे ज़्यादा पैसा तो तुम इसमें बैठ सकते हो। तो ऐसे उसमें उत्साह पैदा करता बच्चे में, तो माँ पैदा करती है, उत्साह पैदा करती है माँ बच्चे के अंदर, तो वो बच्चा आज वो उस जहाज में भी बैठता और हो सकता है जहाज को खरीद भी लेता, अपने नाम भी कर लेता। तो क्या हुआ, इस समय पैरामीटर को तोड़ा गया माँ के द्वारा। अगर वो चाहती माँ तो उस बच्चे को ये उत्साह भी उसके अंदर उत्साह भी पैदा कर सकती थी कि तुम कमाओ और इस जहाज में बैठ जाओगे। तो यही होता है हमारा पैरामीटर, जो दिखता नहीं है लेकिन जोड़ता भी है और तोड़ता भी है। और बात करें, हाथी को छोटे शिकर में बचपन में बांधा जाता है। ये कहने का मतलब है कि जब छोटा हाथी को छोटे शिकर में बांधा जाता है तो तोड़ने का प्रयास बहुत करता है लेकिन तोड़ नहीं पाता है। वही हाथी जब बड़ा हो जाता है और उसी छोटे शिकर से, पतले शिकर से बांधा जाता है उस हाथी को, तो तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता है, क्योंकि उसके पैरामीटर को बांध दिया जाता है, उसके सोच को बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से वो तोड़ने का भी प्रयास नहीं करता है और वो किसी दूसरे आदमी के इशारे पर चलता है, एक छोटे आदिमानव के इशारे पे चलता है, क्योंकि उसके पैरामीटर को, उसके सोच को बाँधा जाता है, उसके सोच को कम किया जाता है। तो ये होता है पैरामीटर का ताकत। तो आपने पैरामीटर को खोलिए और एक आज़ाद इंसान बनकर, एक आज़ाद आदमी बनकर जिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, ज़िंदगी ऐसे जीनी चाहिए।
तो आशा करता हूँ कि ये साइकोलॉजी क्लास आप सभी लोगों को बहुत ही मोटिवेशनल टाइप से लगा होगा, मोटिवेशनल प्रकार से लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उसको भी इस साइकोलॉजी क्लास से अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मिले और वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी नए वीडियो डालें तो आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।